तो गुड मॉर्निंग। आज हम नई सीरीज़ ले रहे हैं राजस्थान अध्ययन की, क्लास 9th की, जो कि फर्स्ट बुक है बेसिक राजस्थान के हिसाब से। आजकल जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स के एडिशनल, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ना भी एक बार रेफरेंस के लिए ज़रूरी हो गया है। इस सीरीज़ को हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, बहुत ही कम टाइम में पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं कोचिंग में आप पढ़ रहे होंगे और उसके कारण जो है वो आपके पास नोट्स पहले से ही होंगे। उसके अलावा आप जो वैल्यू एडिशन के लिए है वो ये इसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आपको नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपने पूर्व नोट्स है उसमें जो है वो एडिशनल जो है वो चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो 9th की जो है वो अपने राजस्थान अध्ययन की बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो एक बार देखें तो एक तो राजस्थान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री क्या रही राजस्थान की, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या रहा, वो चीज़ें हैं। राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड एक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर कह सकते हैं इसको। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। उसके बाद राजस्थान की इकोनॉमी कैसी है, अपने कृषि प्रधान एक राज्य हुआ करते थे, आजकल थोड़ा सा अपन इंडस्ट्री की तरफ, उद्योग की तरफ भी अग्रसर हैं, परंतु बेसिक रूप से जो है वो एक कृषि प्रधान माने जाते हैं। फिफ्थ जो बात की जाए तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान की बात कर सकते हैं, और सिक्स्थ आता है वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स है, ये एडिशनल चैप्टर दे रखा है। बाकी ये जो 5 हैं तो इनको अपन डिवाइड कर सकते हैं, ये हिस्ट्री का चैप्टर है, ये ज्योग्राफी का है, ये आर्ट एंड कल्चर जो कि हिस्ट्री में शामिल होती है, ये इकोनॉमी, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसको पॉलिटी का चैप्टर भी माना जा सकता है। सबसे फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका परिचय अगर हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है, जिसमें विविधता के साथ, गौरवमयी धरोहर है जिसमें विविधता के साथ निरंतरता भी है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों से की विजय गाथा बयान करता है। तो राजस्थान का इतिहास, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही गौरवमयी रहा है। प्राचीन इतिहास, वीर योद्धा हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी की बात करी जाए, योद्धाओं की बात की जाए, तथा राजा रानी, किसी की भी सेनापति, बहुत ही शूर वीर जो है वो अपना परिचय देते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ बहुत ही विविधता भी पाई जाती है। उसके साथ ही साथ जो है वो बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत, अर्थात जो है वो बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता है, उससे भरा हुआ राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के मिट्टी के कण कण जो है वो यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा गाते हैं। रणबांकुरों का अर्थ यहाँ पर है जो भी आपके वीर योद्धा, साहसी योद्धा हुए, उनकी बात कर रहा है वो, उनको रणबांकुरों कहा गया है यहाँ पे। उनकी विजय गाथा, उनकी जो है वो अपने विक्ट्री स्टोरी जो है वो बयान करता है ये राजस्थान का मिट्टी का कणकण। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राण त्याग कर दिए। ये जो कि एक प्रचलित सूर्यमल मिशन द्वारा एक उनकी पुस्तक वीर सतसी में जो दोहा चलता है कि इला न देनी अपनी रण खेता भिड़ जाए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो उस लाइन को ये जो है वो चरितार्थ करता है कि यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राण त्याग के दिए। तो ये किस वजह से संभव हो पाया कि ये जो है अपने जो माताएं थी, उस समय की माताओं का भी रोल बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि उस समय जो है वो शहर जो है वो घर से भेजना, और जो है वो हार कर घर को लौटना जो है वो क्या माना जाता था कि वो बहुत ही अपमान माना जाता था। वो स्वयं पे जो है वो महिला, चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, स्वयं पे क्या है अपमान के रूप में लेती थी। अगर उनका भाई, उनका पति, उनका जो है वो बेटा अगर जो है वो रण से हार के आ रहा है, या तो रण में वो जीत कर आए, या फिर वो रण में ही अपने जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाए अपने रक्षार्थ के लिए, अपने राज्य की रक्षार्थ हेतु। तो ये जो है वो महान चीजें मानी जाती थी। परंतु अगर हार कर घर लौटता है तो हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि हाड़ी रानी जसवंत दी थी, वो अगर धर्मत के युद्ध के बाद जब लौटे थे जसवंत सिंह जी, तो जसवंत सिंह जी के रानी ने जो है वो, हाड़ी रानी ने जो है वो अपने दरवाजे जो है वो बंद करवा दिए थे उसके किले के। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ के शासक मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की आहुति थी। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। पत्थर भी इतिहास कैसे बोलते हैं, तो पुरातात्विक जो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत हो गए, चाहे शैल चित्र हो गए जो कि पत्थर पे बने हुए हैं, भाटों पे जो शैल चित्र बनाए गए उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। तो ये सब जो है वो भी हमारे इतिहास का प्रमुख सोर्स है, यहाँ से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे डडीकर, हरसोरा, अलवर में
ये विभिन्न प्रकार के जो है वो शैल चित्र पाए जाते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। पूरा संपदा का अर्थ यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, पूरा का अर्थ यहाँ पर प्राचीन माना गया है। प्राचीन संपदा का राजस्थान में क्या है, अटूट खजाना है, बहुत सारी जगह पर मिलती है। कहीं पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की छटा है, अर्थात जो है वो हिस्टोरिकल जो है वो रॉक पेंटिंग्स की जो है वो प्रचुरता पाई जाती है। तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण है, मतलब एंशियंट जो है वो कल्चर के क्या है, जो एविडेंसेस भी हमको मिलते हैं। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शिल्पिक प्रतिमान है, अर्थात जो है वो पत्थर से बनी प्रतिमाएं भी कई जगह मिलती हैं। तो कहीं शिलालेखों के रूप में, शिलालेखों के रूप में क्या है, पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास है। पाषाण का अर्थ फिर से पत्थर से आएगा, तो पत्थरों पर जो है वो शिलालेख लिखे गए, पत्थरों पर जो शिलालेख लिखे गए तो उनका भी जो है वो अपने गौरवशाली इतिहास अपने आप में बयान करती हैं चीजें। कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करके प्राचीन सिक्के, तो ये सब अपन जो पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हो गई, एक तो हो गया अपने पत्थर, एक हो गया अपने कौन सा प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, एक हो गया अपने शिलालेख, एक हो गया अपने प्राचीन सिक्के, एक हो गया वास्तुकला, एक हो गया स्थल, भव्य प्रासाद, दुर्ग, जीवंत स्मारक, कस्बे, शहर, बस्ती। ये सब क्या है, तो ये सब हमें इतिहास की जानकारी दे रही है। इनके द्वारा हम विभिन्न जो है वो इतिहास का अध्ययन करने में हमारे लिए सहायक है। यहाँ पे जो जो जानकारी लिखी गई उनको जो है संकलित करके जो है पुस्तकों को बनाया जाता है, और उससे ही हम जो है वो आगे की जो हिस्ट्री है वो पढ़ पाते हैं। तो उसके बाद बात की जाए तो राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ धरती केवल रण क्षेत्र रही है। धरती केवल रण क्षेत्र रही है, अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान में न केवल युद्ध की प्रचुरता पाई गई है, बल्कि जो है सांस्कृतिक रूप से हम जो है वो स्थापत्य रूप से, मूर्ति कला में, चित्रकला में, शिलालेखों में, हम कवि की बात हो जाए, संगीत की बात हो जाए, तो हर क्षेत्र में हम अपने क्या है अग्रणी रहेंगे। सिर्फ रण क्षेत्र की बात ही नहीं है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता, जी हाँ, तो ये जो है भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर जो संगीत सुनने को भी मिलता है। न केवल यहाँ पर तलवार अर्थात जो न केवल जो है वो रण या फिर जो है वो समर युद्ध की बात की गई, यहाँ पर उसके साथ साथ भक्ति और आध्यात्मिकता की भी बात कही गई है। यहाँ लोक परक संस्कृति चेतना अत्यंत गहरी है। लोगों के द्वारा जाने जाने वाली सांस्कृतिक चेतना क्या है, बहुत ही डीप पाई जाती है, बहुत ही हम जो है वो रिच हैं इसमें अपने कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, मेले और त्योहार, मेले त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। ठीक है, लोक नृत्य, लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक है। संवाहक का अर्थ होता है जो कैरियर होता है, मतलब जो आगे कैरी फॉरवर्ड लग जाए, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो सांस्कृतिक मूल्य का हस्तांतरण किया जाता है उसे संवाहक कहते हैं। तो लोक नृत्य क्या करते हैं, तो जो पिछली पीढ़ियां जो है वो लोक नृत्य और लोक संगीत के माध्यम से कुछ संदेश देना चाह रही है, वो कुछ जानकारी प्रदान करते हैं कि उस समय जो है वो परिस्थिति कैसी थी, उस समय सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसकी जो जानकारी है वो भी आगे जाती है। और कुछ जो है सांस्कृतिक मूल्य है, नैतिक आदर्श है समाज में, वो कैसे होने चाहिए, उसका भी संवाहक है कौन, लोक नृत्य और लोकगीत। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन का भी सशक्त अभिव्यक्ति, तो श्रृंगार के साथ साथ जो है वो लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है राजस्थान की चित्र शैली में। तो ये सब जो हो गए अपन ने स्रोत हो गए, कहाँ कहाँ से अपन को जो है वो हिस्ट्री जानने को मिलती है। पहला पैराग्राफ उसके बारे में बात करें। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि प्राचीन सभ्यता की जन्मस्थली राजस्थान के रूप में माना जा सकती है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी सभ्यताओं की जन्म के रूप में इसे माना गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चाहे उसके भी जो हमें सेंटर्स मिल गए हैं जैसे कालीबंगा जैसे, तो वो भी जो है वो क्या है, प्राचीन सभ्यता की जन्मस्थली के रूप में कहा जा सकता है। कालीबंगा, आहड़, आहड़ कहाँ पे, उदयपुर बैराठ, जयपुर बागोर, गणेश्वर सीकर जैसे अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन, ताम्रकालीन सभ्यता का विकास हुआ जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो कौन सा था, तो पाषाण काल था। पाषाण काल के बाद कौन सा आया, पाषाण काल के बाद आया ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बाद आया अपने कांस्य युगीन। कांस्य युगीन के बाद आया अपने वैदिक पीरियड। वैदिक काल के बाद आया अपने महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद जो है वो चलते रहे मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये सब जो काल है वो चलते गए। तो ये सब जो चीजें कही जा सकती है वो इनमें से पाषाणकालीन, सिंधुकालीन, ताम्रकालीन सभ्यता जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध है। इन सभ्यता स्थलों में मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं, मतलब मानव यहाँ रहे ऐसी बस्तियां मिलती हैं, न केवल खाली भवन बने हुए हैं या ऐसा। यहाँ पर जो है वो विभिन्न प्रकार के जो है वो कब्रिस्तान भी पाए गए हैं, विभिन्न जो है वो कंकाल, नर कंकाल भी पाए गए हैं, खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं जो कि बताते हैं शल्य चिकित्सा, और उसमें भी अपन कहते हैं निपुण थे। यहाँ बागोर जैसे स्थल मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। इसमें यहाँ पर जो है वो बागोर को क्या कहा गया है, तो नवपाषाणकालीन भी कहा गया है
और जो है वो मध्य पाषाणकालीन भी कहा गया है। ठीक है, कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पूरा, अगर स्टेटमेंट वाइज अगर उसको क्वेश्चन बनाना हो तो ये लिख सकता है स्टेटमेंट में कि कालीबंगा क्या है, विकसित सिंधुकालीन स्थल के रूप में है। तो ये स्टेटमेंट आप सही मानोगे या गलत मानोगे वो तब तक पता नहीं लगा जब तक आपने अच्छे से इसको पढ़ नहीं लगा। विकसित सिंधुकालीन स्थल का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा स्थल जो कि एक तो प्राक जो है वो सिंधुकालीन है, एक जो है वो विकसित सिंधुकालीन स्थल है। तो प्राक में क्या था, तो प्राक की विशेषताएं अलग है, जो हम आगे आईवीसी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो आहड़ गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं भी पनपी है। ठीक है, तो आहड़ और गणेश्वर कैसी हैं, तो ताम्रकालीन जो हम जानते हैं, तो इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं गणेश्वर को। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो आर्य और राजस्थान, आर्य और राजस्थान की बात करें तो मरुधरा की सरस्वती और द्रष्टवती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। तो ये स्टेटमेंट भी अगर डालना हो तो डाल सकता है कि प्राचीन आर्यों की प्राचीन शरण स्थली जो है वो सरस्वती और द्रष्टवती नदी के किनारे रही है। तो ये आप स्टेटमेंट सही मानोगे या गलत मानोगे? तो आप इंडिया के हिसाब से सोचोगे तो ये गलत मान सकते हो, परंतु राजस्थान के हिसाब से जो है वो ये सही है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआबादी स्थानों की ओर बढ़ी। दोआब का अर्थ है वो दोआब जहाँ पे दो नदियों का मिलन होता है, ऐसे स्थानों की ओर जो है वो यहाँ से आर्य बस्तियां बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में, इंद्र और सोम को जब पूछते हैं तो उनकी मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों का संभव तो इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुआ था। आर्यों को तीन प्रकार के ज्ञान होते, इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्वता क्या है, यज्ञ का महत्व क्या होता है, उसकी स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान, ये तीनों चीजें जो है आर्यों को जो है वो इन नदी घाटियों में निवास करते हुए हुई थी। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल जो कि बीकानेर का प्राचीन नाम है, मरुकांतर जो कि मारवाड़ का प्राचीन नाम है, ये दो प्राचीन नाम पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपके। जांगल किसको कहते हैं, बीकानेर को, और मरुकांतर किसको कहते हैं, मारवाड़ को। आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे जो आर्यों की यादव शाखा के संबंधित है। तो बलराम और कृष्ण किससे संबंधित है, आर्यों की यादव शाखा से संबंधित है, और वो जो है वो बीकानेर और मारवाड़ से गुजरे थे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जनपदों का युग, पहले आर्यों का युग आ गया, फिर जनपदों की बात करें अपन। तो आर्य जब फैल गए उसके बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहां से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से आहत, आहत मतलब उससे उनको झेले तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, शिवी और अर्जुनाइन जातियों जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के राजस्थान में आई और राजस्थान सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। तो सिकंदर के अभियानों से आहत, सिकंदर से जो है वो डरी हुई, उनसे जो है वो अपने पीड़ित वो जातियां जो है वो स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए दक्षिण पंजाब की तीन जातियां मालव, शिवी, अर्जुनायन, ये कहाँ की ये जातियां, पंजाब की जातियां, पंजाब की ये तीन जातियां हैं मालव, शिवी और अर्जुनायन। ये कहाँ से, साहस और शौर्य के लिए जो प्रसिद्ध थी, परंतु जो है वो सिकंदर के जो है वो आक्रमण के कारण जो है वो अपने डरी हुई थी या फिर उनसे जो है परेशान थी, तो वो जो है राजस्थान आई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का शिव जनपद, अलवर का शाल्व जनपद जो है वो प्रमुख है। ये सब कहाँ से आए थे, तो ये सब पंजाब से आए थे। इसके अतिरिक्त 300 बीसी से 300 एडी, 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक मध्य तक मालव, अर्जुनायन, योद्धेयों की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। तो 300 बीसी से 300 एडी तक मालव, अर्जुनायन और योद्धेय जो कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को कहा जाता है योद्धेय प्रदेश। तो इन तीनों की प्रचुरता क्या काल राजस्थान में मिलता है। इसके मध्य मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था, मालवों की शक्ति का केंद्र किसके निकट था, तो जयपुर के निकट। कालांतर में अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक फैल गए। मालव पहले कहाँ थे, मालव पहले तो थे जयपुर में, फिर बाद में कहाँ फैल गए, तो ये अजमेर में नीचे आए, टोंक में और नीचे आए, और मेवाड़ में और नीचे आए। मालव जो है वो सर्वप्रथम जयपुर तथा बाद में अजमेर, टोंक और मेवाड़ में फैल गए थे। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन, भरतपुर और अलवर यहाँ पे कौन रहते थे, अर्जुनायन रहते थे। भरतपुर अलवर क्षेत्र को क्या कहा जाता था, अर्जुनायन जनपद की बात करें तो ये अपने जो विजय के प्रसिद्ध रहे। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग में जैसा कि बताइए योद्धेय, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धेय संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदमन के लेख से स्पष्ट है। तो उत्तरी राजस्थान में जो है वो योद्धेय ने क्या किया था, योद्धेय ने जो है वो कुषाणों को हराया था। योद्धेय ने कुषाण जो कि एक बाह्य जाति थी कुषाण, जिसके बारे में आगे एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे इंडिया की,
तो योद्धे जो है वो कुषाणों को हराया था। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रुद्रदामन है, रुद्रदामन एक शासक है। कहाँ का है? तो जूनागढ़ या फिर गिरनार, जूनागढ़ या फिर गिरनार का अभिलेख है। वहां से जो हमें ये जानकारी मिलती है कि जो है वो योद्धाओं ने कुषाणों को हराया था। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व, सेकेंड सेंचुरी बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी तक काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी, दूसरी शताब्दी जो है वो ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा तक, ईस्वी के काल में राजस्थान के सेंट्रल भाग में, सेंट्रल भाग कौन कौन से हो गए? तो नागौर हो गया, टोंक हो गया, अजमेर, जयपुर, ये सब जो भाग है इनमें क्या था? तो बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था। हम मानते हैं बेराट जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है बौद्ध, जहाँ पे बुद्ध साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। परंतु योद्धे तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा। जब योद्धे और मालव यहाँ पे आए ऊपर से, जब जो है वो अपने पंजाब साइड से जब योद्धे और मालव आए, सबसे पहले तो क्या यहाँ पे जो है वो अपने प्रचुरता थी बौद्ध धर्म की। सेंट्रल जो है राजस्थान में, मध्य राजस्थान में जो है वो प्रचुरता की किसकी? तो बौद्ध धर्म की। परंतु जब योद्धे और मालव यहाँ पे आए तो ब्राह्मण धर्म को क्या मिलने लगा? प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के पास के चिन्ह दिखाई देने लगे। मतलब बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्या होने लगा? लुप्त होने। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्र को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, अर्ध स्वायत्त रूप में जो है वो बनाए रखा। ये गणतंत्र पूर्ण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए। छठी शताब्दी आते आते यहाँ से अपनी पनपी गणतंत्र व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हुई। इसके बाद बात की जाए तो मौर्य और राजस्थान। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? तो पृष्ठभूमि पढ़ी, उसके पश्चात अपन ने पढ़ा आर्य और राजस्थान, उसके पश्चात अपन ने पढ़ा जो है वो जनपद के बारे में, उसके बाद अपन आ जाते हैं मौर्य में। तो मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि सबसे पहले जो था पाषाण काल था, फिर ताम्र पाषाण था, फिर कांस्य युगीन था, फिर जो है वो वैदिक काल था, उसके बाद महाजनपद आया, फिर जो है वो मौर्य आया, मौर्योत्तर आया, गुप्त आया, गुप्तोत्तर आया। इस प्रकार से जो है वो श्रृंखला चली थी एंशियंट हिस्ट्री की अपने इंडिया में भी और राजस्थान में भी, दोनों में। तो इसके बाद अगर बात करें मौर्य और राजस्थान की, कुछ भाग मौर्य के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। साफ साफ लिखा है कि सम पार्ट ऑफ राजस्थान वर इन द कंट्रोल ऑफ मौर्यस एंड देयर इफेक्ट। अशोक का बेराट शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्य के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। तो मौर्य का राजस्थान पर प्रभाव था, इस बात की जानकारी देने वाले कौन कौन सी चीजें हैं? तो अशोक का बेराट शिलालेख, अशोक का जो बेराट में, बेराट जयपुर में जो है वो शिलालेख है, भाटे पे लिखा गया जो लेख है, तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर, संप्रति मौर्य द्वारा मंदिर जो बनाए गए हैं, जो कि अशोक का पुत्र कौन है? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, कुणाल का जो पुत्र है, इसका पुत्र जो है वो संप्रति, इसके द्वारा जो बनाए गए थे मंदिर राजस्थान में विभिन्न, वो किसके प्रभाव की पुष्टि करते हैं? तो मौर्य के प्रभाव की। कुमारपाल प्रबंध एक पुस्तक है तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा बनाया हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग आपको जो है वो इतना फेमस, जो आपने नाम सुना भी होगा, तो वो जो है दुर्ग किसने बनाया है? तो चित्तौड़ का किला चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया है, और जिसमें चित्रांग तालाब भी स्थित है। ये जानकारी अपन को किससे मिलती है? कि जो है वो चित्रांगद मौर्य ने चित्रांगद तालाब तथा जो है वो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, कुमारपाल प्रबंध नामक जो है पुस्तक से मिलती है। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मान का, जो मौर्य वंशी माना जाता है, विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टॉड को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज, मान के 4 नाम क्रमशः दिए हैं। इस बात को अपन थोड़ा सा समझते हैं। चित्तौड़ के पास एक जगह है मानसरोवर, मानसरोवर जयपुर वाला नहीं, मानसरोवर जो है वो चित्तौड़ में, मानसरोवर चित्तौड़ में एक जगह जो है वो 770 ईस्वी का एक जो अपन को जो है वो अभिलेख मिलता है, जिसमें राजा मान का जो अभिलेख है, राजा मान जो कि मान मौर्य का अभिलेख मिलता है, जिसमें 4 राजाओं बताए गए हैं कि महेश्वर, भीम, भोज, महेश्वर, भीम, भोज और मान, ये 4 नाम इसमें क्रमशः दिए गए हैं। ये जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? तो चित्तौड़ के मानसरोवर अभिलेख से 770 ईस्वी पर। कोटा के निकट कणसवा, कणसवा जो है कोटा में, कणसवा कोटा में 795 ईस्वी का अभिलेख है, 795 ईस्वी का शिलालेख है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है, धवल मौर्य का नाम है। किसमें? कणसवा शिलालेख अभिलेख में धवल राजा जो कि मौर्य है उसका नाम है। इन प्रमाण से मौर्य का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। तो इन सब चीजों से जो है मौर्य राजस्थान में थे उसका प्रभाव जो स्पष्ट होता है।
पहला तो क्या, बैराठ में अशोक का शिलालेख, उसके बाद जो है वो उसके संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर, ठीक है। और जो है वो कुमारपाल प्रबंध से हमको जानकारी मिली कि चित्रांगद मौर्य ने मौर्य तालाब और चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाया। 770 ईस्वी का मानसरोवर अभिलेख राजा मान का महेश्वर भीम भोज और मान के नाम मिलते हैं, तथा कर्णसभा शिवालय अभिलेख जो 795 ईस्वी का कोटा से प्राप्त है, जिसमें जो जानकारी मिलती है मौर्यवंशी राजा धवल की। तो इन सब चीजों से जानकारी मिलती है कि मौर्य जो है राजस्थान में प्रभाव रखते थे। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई थी, हर्षवर्धन एक महान राजा था राजस्थान का, सॉरी भारत का, जिसने जो है वो बहुत सारे क्षेत्र को जीता था। राजनीति एकता पुनः विघटित होने लगी। हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत पश्चात जो है वो राजनीति एकता क्या है पुनः विघटित होने लगी। जो यूनाइटेड थे राजा, जो कि हिंदू राजा यूनाइटेड थे, वो क्या होने लगा, विघटन होने लगा। भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ, अर्थात जो नए जनपद जो है वो उदय हुए। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मारवाड़ के कौन है, प्रतिहार और राठौड़ है, मारवाड़ के प्रतिहार राठौड़, मेवाड़ के गुहिल, सांभर के चौहान, आमेर के कच्छावा, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख है। भरतपुर के ये जो है वो जाट और यादव वंश आदि जो है वो प्रसिद्ध हैं। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था। 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी की बात करें तो प्रतिहारों का राज्य किसके पास था, तो मंडोर के पास था। वह राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। तो मंडोर बाद में जो है वो राठौड़ों को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है वो रावचुंडा था, उसने जो है इंदा प्रतिहारों की एक रानी इंदा से जो है इंदा प्रतिहारों की एक रानी से शादी की थी, जिसके कारण उसको मंडोर जो है दहेज में प्राप्त हुआ था। और उसके बाद मंडोर को ही जो है मारवाड़ों ने क्या बना ली थी, राजधानी बना ली थी। तो ये आसपास प्रतिहारों का राज्य था, फिर वही राज्य राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी टाइम मतलब 6th सेंचुरी के आसपास ही जो है वो चौहान राज्य की स्थापना हुई। चौहान जो है वो डायनेस्टी की स्थापना हुई। धीरे धीरे राज्य क्या हो गया, शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग जो है वो गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। तो इसी भाग में क्या हो रहा है, प्रतिहारों का राज हो रहा है मंडोर में, वो जो चला गया मारवाड़ के राठौड़ों के पास में। फिर जो इसी समय जो है सांभर में चौहान राज्य की स्थापना हो रही है। सांभर में अपन जानते हैं 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में जो है वो वासुदेव नामक जो वासुदेव चौहान जो है वो सांभर में क्या करता है, चौहान राज्य की स्थापना करता है अजमेर के पास में, ठीक है। और 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। इसी दौरान जो है वो गुहिलों का शासन भी स्थापित होता है। हमको 646 का एक जो है वो सामोली अभिलेख मिलता है, जिससे जानकारी मिलती है कि गुहिलों का राज्य जो है वो स्थापित हो गया था मेवाड़ में। उसके बाद 10वीं शताब्दी, 10th शताब्दी, अर्थुना और आबू में परमार शक्तिशाली बन गए थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंभ और हाड़ौती में चौहानों की पुनः शक्ति का संगठन, परंतु कहीं कहीं क्या हो गया, विघटन भी होता रहा। तो ये अपन ने जो है वो मेन चीजें तो पढ़ ली कि जो राजस्थान के प्राचीन पाषाण, ताम्र पाषाण और कांसी, वो उसका पूरा एक पैराग्राफ स्टार्टिंग में था। उसके बाद आर्य और राजस्थान की बात की गई, उसके बाद जनपद की बात की गई, उसके बाद मौर्य और राजस्थान की बात की गई। तो ये सब जो है अपन ने पढ़ा। इसके बाद पढ़े तो राजस्थान का जो नामकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़े। तो राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। राजस्थान का प्रयोग एक मान, कोई भी एक नाम जो है राजस्थान के लिए हमेशा अलग अलग शिलालेखों में अलग अलग नाम मिलते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर महाभारत काल में जो है वो जंगल देश कहते हैं। जंगल देश कहते थे किसको, बीकानेर और जोधपुर को। क्यों कहते थे, यहाँ पे जो है कंटीली वनस्पतियां पाई जाती थी, पानी यहाँ पर नहीं था और कंटीली वनस्पतियों के कारण इसको जो है जंगल प्रदेश कहा जाता था, जो कि जंगल से बना है अपभ्रंश होकर, ठीक है। इसको राजस्थान में जंगल कहते हैं। तो महाभारत काल में जंगल देश किसको कहा जाता था, बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर के राजा स्वयंवर को क्या कहते हैं, जंगलधर बादशाह, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कर्ण सिंह नामक राजा हुआ बीकानेर का, जिसकी उपाधि थी जंगलधर बादशाह। जंगल देश का निकटवर्ती भाग, जंगल देश बीकानेर के पास का कौन सा भाग था, सपाद लक्ष्य अर्थात जो है वो अजमेर और नागौर का मध्य जो भाग है, अजमेर नागौर का मध्य जो भाग है उसको सपाद लक्ष्य कहा जाता था, जिस पर चौहानों का अधिकार था, जो कि सभी जानते हैं आप, सांबर में चौहानों का राज था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरुदेश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग शूरसेन देश के अंतर्गत आता था। तो अलवर के अपन अगर देखें, अलवर का जो है वो उत्तरी भाग, एक हो गया साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी भाग, और एक जो हो गया वो ईस्ट भाग, ठीक है। तो अलवर के 4 भाग हो गए। एक तो जो है वो नॉर्थ भाग हो गया, ठीक है, एक हो गया अपने नॉर्थ
अलवर का, नॉर्थ हो गया, एक हो गया अपने साउथ वेस्ट, ठीक है, और एक हो गया अपने पूर्वी भाग, ईस्ट भाग। तो ईस्ट भाग को तो क्या कह रहे हैं, शूरसेन कह रहे हैं, जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। एक नॉर्थ भाग है अलवर का, उसको क्या कह रहे हैं, कुरु कह रहे हैं, जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। और एक जो साउथ वेस्ट भाग है, जिसको आप कह सकते हैं मत्स्य। तो तीन भाग, अलवर का नॉर्थ भाग कुरु, अलवर का जो है साउथ वेस्ट भाग जो है वो मत्स्य, और अलवर का ईस्ट यानी पूर्वी भाग जो हो गया वो शूरसेन हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे अपन पढ़े, भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग शूरसेन के अंतर्गत आते थे। भरतपुर, धौलपुर और करौली ये तीनों ज्यादातर किसके अंतर्गत आते थे, शूरसेन के अंतर्गत। स्वाभाविक सी बात है शूरसेन के अंतर्गत आएंगे कि अलवर के जो है वो ईस्ट में ये सभी जो है वो स्थित है, और लगभग जो है उसके नीचे जो है वो स्थित है, ठीक है। शूरसेन राज्य की राजधानी क्या थी, मथुरा, मैंने जैसा कि बताया। मत्स्य की क्या थी, विराटनगर या फिर बैराट जिसे कहा जाता है जयपुर में। कुरु राज्य की जो है इंद्रप्रस्थ, जिसे आज की दिल्ली कहा जाता है। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। माध्यमिका का एक और नाम था नगरी, माध्यमिका को क्या कहा जाता था, नगरी भी कहा जाता था। तो उदयपुर का प्राचीन नाम शिव, शिव की राजधानी क्या है, तो नगरी या फिर माध्यमिका। माध्यमिका को क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिसके कारण मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा। तो उदयपुर शिव कहा जाता था, राजधानी क्या थी, तो अपने माध्यमिका या फिर नगरी, और यहाँ पर जो है वो मेव जाति रहती थी, इसे मेदपाट या फिर प्रागवाट भी जो है वो कहा जाता था। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ कहते थे। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, इसको क्या कहा जाता था, वागड़ कहा जाता था। जोधपुर के राज्य को मरु और मारवाड़, मरु अथवा मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर को क्या कहा जाता था, मरु भी कहते थे, मरु अर्थात रेगिस्तान, और जो है वो मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरात कहते थे। जोधपुर का जो है वो साउथ, ये आपको कहीं भी नोट्स में मेरे हिसाब से बहुत ही कम जगह मिलेगा, परंतु ये पूछा जा सकता है, ये ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर के साउथन सदर्न भाग आप पूछते हैं कि ऐसा तो हम हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कर सकते हैं। आजकल तो राजस्थान में 41 जिले हो गए, 41 जिले हो गए। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम पढ़ेंगे क्या कि इसका उत्तरी भाग क्या कहते थे, इसका पूर्वी भाग क्या, इसका दक्षिणी भाग, इसका दक्षिण पश्चिमी भाग क्या कहते हैं। तो आपको हर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर जिले के लिए नहीं पढ़ना है। तो जो चीज़ अपने राजस्थान अध्ययन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में लिखी उसको तो रेफर करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो जोधपुर का साउथ ईस्टर्न, साउथ भाग को क्या कहते थे, गुर्जरात का कहा जाता था। सिरोही के हिस्से को अर्बुद आबू कहा जाता था। जैसलमेर को मांड, कोटा और बूंदी को हड़ौती पुकारा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। झालावाड़ का दक्षिण भाग इस प्रकार स्पष्ट है, जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से प्रसिद्ध नहीं है। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान या राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसका नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। तो अपन थोड़ी सी अगर बात करें तो 1800 ईस्वी में तो है जॉर्ज थॉमस जो कि जो है वो राजस्थान को क्या बताता है, राजपूताना, 1800 ईस्वी में। उसके बाद जो है कर्नल जेम्स टॉड, ये राजस्थान को क्या बताता है, ये राजस्थान को 1829 में उसकी एक बुक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स का अर्थ होता है जो इतिहास, एंटिक्विटीज का मतलब पुरातात्विक जो है वो चीजें। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें वो नाम बताता है रायथान या फिर राजस्थान, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान में कौन कौन सी थी। थैंक यू वेरी मच।